हेलो, कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपका दोस्त भूपेंद्र आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पाथ उसमें सिलेक्शन मार्क के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, 3 अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा चौथा मॉक टेस्ट है, 4th मॉक टेस्ट है। जो स्टडी मंत्रा की हमारी सीरीज चली हुई, इसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं, वो मैं सॉल्व करवाऊँगा फुल डिटेल के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। पहला क्वेश्चन देखो, पहला एनालॉगी आ गया। जीएपी इसके इक्विवेलेंट है, एमडी एमएडी इसके इक्विवेलेंट है, तो फाइल किसके इक्विवेलेंट होगा? तो पहले क्या बताया मैंने, ट्रिक नंबरिंग कर लेते हैं। जी 7 पे, ए 1 पे और पी 16 पे। ठीक है, 5 पे, वाई 25 पे और एन 14 पे आ गया। ठीक है, अब इसमें रिलेशन देखो, 7 से 5 कितना हो रहा है? -2 हो गया। ठीक है, 1 से कितना हो गया? 1 से -2 हो गया ना, तभी 25 आया, तो -2 हो गया। और 16 से 2 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? 2 -2 -2 -2 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो FILE फाइल है, F 6 पे, I 9 पे, L 12 पे और E 5 पे आता है। ठीक है, -2 करेंगे तो D पे कितना आ जाएगा? 4 पे क्या आ गया? D आ गया। इसमें से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 गया, 7 पे क्या आ गया? G। ठीक है, 12 में से 2 घटा देंगे, 10 पे क्या आ गया? J। और E 5 पे में से 2 घटाएंगे, 3 यानी C। DGJC। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखो, यदि y की बहन x है, कौन? y की बहन कौन है? x है। x क्या है? बहन है y की। ठीक है, और y की माँ z है, y की इन दोनों की माँ कौन आ जाएगी? z आ जाएगी, यानी ये भी फीमेल है। ठीक है, z का पिता w है, इस z का पिता कौन है? w, तो ये पॉजिटिव क्योंकि ये मेल कर दिया। ठीक है, z का पति v है, z का पति कौन है? v है। ठीक है, ये पति हो गया इसका। ठीक है, तो v का भाई y का क्या होगा? y का क्या होगा? v का भाई यानी यहाँ इसका कोई भाई है। ठीक है, वो y का क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। चाचा या बोल सकते हैं मामा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। मामा होगा या चाचा होगा, लेकिन इस केस में चाचा है तो चाचा होगा। नेक्स्ट देखो, 4 एक समान शब्द दिए हुए हैं लेकिन एक किसी तरह से अलग है। ठीक है, उसी की पहचान करनी है। जंप, सोना, दौड़ना, चलना। अब चीज़ देखो, कूदना एक क्या है? क्रिया है। ठीक है, दौड़ना भी एक क्रिया है, वॉकिंग भी एक क्रिया है, लेकिन स्लीपिंग क्या है? ये क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4, एक कूट भाषा में एसिड को क्या लिखा है? ZB। अच्छा, पे क्या बोला है? नंबरिंग कर लिया करो। A 1 पे, C 3 पे, I 9 पे, D 4 पे। ठीक है, Z 26 पे, B 2 पे सॉरी, और H 8 पे और C कितना पे आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। ठीक है, ये नंबरिंग आपको A से Z तक याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो A 1 से 26 हो रहा है, मतलब उल्टा हो गया। C कितना? 3 पे, 3 में से कितना घटा दिया? 1 घटा दिया। देखो 1 घटा रहे हैं, और यहाँ भी 1 घटा रहे हैं। देखो, और ये D से C हो रहा है तो 1 घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो गोल्ड लिखा है, गोल्ड G 7 पे आता है, 7 में से 1 घटाएंगे, 6 पे क्या आता है? F आता है। ठीक है, O 15 पे आता है, 15 में से 1 घटाएंगे, 14 पे क्या आ गया? N आता है। ठीक है, L 12 पे आता है, 12 में से 1 घटाएंगे, 11 पे K आता है। D कितने पे? 4 पे आता है, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 C पे आएगा। FNKC, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5वां क्वेश्चन, अपने घर से बाहर आने के बाद जेड सड़क पार करता है। ठीक है, दूसरी ओर पहुंच जाता है और बाएं मुड़ता है और सीधे चलना स्टार्ट करता है। यदि अब वह पश्चिम की ओर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, डायरेक्शन बना ली। अब वो किसकी साइड है? अब वो पश्चिम की साइड है, मतलब अब इसका मुंह कौन सी साइड है? इसकी साइड है। ठीक है, अगर यहाँ से अब बैक साइड से चलो, बाएं मुड़ता है ना, तो इसको दाएं मोड़ दो। दाएं कहाँ से मुड़ेगा? ऐसे मुड़ गया ये दाएं। ठीक है, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ता है और सीधे चलता है। ठीक है, तो घर इसका कौन सी साइड हो जाएगा? घर का मुख कौन सी साइड हो जाएगा? अब देखो, घर का यहाँ से निकला होगा ना ये, तो ये देखो कौन सी साइड आ गया? नॉर्थ साइड आ गया। नॉर्थ पूछा क्या इसने? वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा? किस दिशा में था सड़क पार करने से पहले? तो ये साउथ दिशा में था। कौन सी? साउथ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, देखो, वह अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है। ठीक है, दूसरी ओर पहुंचकर सड़क पार करता है। सपोज करो ये हमने सड़क बना ली, यहाँ पार करता है, ये सड़क पार करता है। सड़क पार
करता है, दूसरी ओर पहुंचकर वह बाएं मुड़ता है। बायां कौन सी साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। सपोज करो वो यहाँ से चल गया, ठीक है, बायां इस साइड चल गया, सीधे चलता है। यदि वह अब पश्चिम दिशा की ओर मुख है, अब इसका इस साइड मुख है, ठीक है, मुख है, तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा। सड़क पार करने से पहले किस दिशा में था, ये देखो, सड़क पार करने से पहले ये किस दिशा में था, ये नॉर्थ साइड था, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नहीं इस साइड था ना ये, तो इस साइड कौन सी आ गई, साउथ आ गई, तो साउथ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, कितने, 6 हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, संध्या वकील है, संध्या क्या है, वकील है, संध्या बना लेते हैं, संध्या वकील है, ये वकील, ठीक है, लेडीज़ है, तो इसकी शादी किसी न किसी से आगे, जो इंजीनियर के साथ विवाहित है, यहाँ कौन आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा, इंजीनियर इसके साथ विवाहित है, तो ये मेल हो गया, ठीक है, विवाहित है, और वो चारों और सूरज की माँ है। किसकी बात कर रही है, संध्या की बात कर रही है। संध्या किसकी माँ है, चारू की है, और सूरज की माँ है, सूरज की माँ है, ठीक, ये नाम से पता चल रहा है ये मेल है, और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है, चारू और सूरज की माँ। अब देखो, भुवनेश अध्यापक है और अरुणा से विवाहित है, भुवनेश बना लेते, भुवनेश क्या है, ये आपका एक अध्यापक है, टीचर है, ठीक है, और ये किसके साथ विवाहित है, ये अरुणा के साथ विवाहित है, अरुणा से विवाहित है। अरुणा का एक पुत्र है, अरुणा का एक ही पुत्र है, तो एक ही पुत्र कौन हुआ, फिर इनका इंजीनियर ही हुआ, एक ही पुत्र, ठीक है, और एक पोता है, और पोता कौन हो गया, इसका सूरज हो गया, बेटा इंजीनियर हो गया और पोता इनका सूरज हो गया, ठीक है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, गृहिणी कौन होगी, ये तो देखो वकील होगी, तो गृहिणी कौन होगी, अरुणा होगी, अरुणा गृहिणी होगी। परिवार में एक विद्यार्थी है और एक पुरुष डॉक्टर है, एक पुरुष डॉक्टर है, एक पुरुष कौन है, डॉक्टर है, एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी मानकर चलो, पुरुष तो ये हो गया, 6 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 हो गया अपने पास, तो ये कौन हो गया, ये आपका डॉक्टर हो गया, सूरज क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, और ये चारों क्या हो गई, ये विद्यार्थी हो गई। क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। पुरुष एक डॉक्टर, निम्नलिखित में से कौन गृहिणी है, गृहिणी कौन है, अरुणा है, तो अरुणा जो इंजीनियर की माँ है वो कौन है, अरुणा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए, प्रश्न के यहाँ पे क्या आएगा, देखो 16 4 गैप हो गया, यहाँ कितने पे 16 का हो गया, और यहाँ पे कितना 36 का हो गया, ठीक है। अब देखो, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, आगे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर, 8 8 64 हो गया, 4 2 6 6 7 13 कितना हो गया, 136 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो देखने से ही पता चल रहा है सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां, आर कितने पे आएगा, 18 पे, आई कितने पे, 9 पे, डी कितने पे, 4 पे, और ई कितने पे, 5 पे, ई 5 पे, आई 9 पे, डी, अच्छा ये इसको लिख के बता देते हैं, आई आर आई डी ई ये लिखा है, और इसको क्या लिख दिया, ई आई डी आर लिख दिया, ठीक है, लास्ट वाला पहले, ये लास्ट वाला पहले, और इन दोनों को क्या सेम ही लिख दिया, सेम इसमें देखो आई डी एल ई ये लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, ई डी एल ई, देखो ई डी एल ई, ई डी आई, आई आई है ना, सॉरी आई है ये, ठीक है, ये देखो इन दोनों का क्रॉस कर दिया और बीच वाला सेम कर दिया, सेम इसमें आएगा, एल ए एम पी है ना, तो पी पहले आएगा, क्रॉस करो पी, और एल कितने पे आएगा, बाद में आएगा एल, और इन दोनों का सेम आ जाएगा ए एम पी, ठीक है, पी ए एम एल, पी ए एम एल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि रीटा ने सीमा का परिचय करवाया, किसका, सीमा का परिचय करवाया, सीमा, ठीक है, सीमा का परिचय करवाया कि जो सीमा है ना उसकी माँ के पिता, यानी इसकी माँ और माँ के पिता, यानी सीमा के नाना जी, यानी इनके पिता कौन हो गए, सीमा के नाना जी हो गए, के इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा हो गया, बेटा इकलौता हो गया ना, बेटी भी ये होगी इसकी, ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है, बेटा के बेटी के रूप में इनकी बेटी है, ये कौन होगी, ये रीटा होगी, सॉरी ये रीटा थी, रीटा नहीं ये सीमा ही थी, और ये रीटा थी, ठीक है, बेटी कौन है, इसकी रीटा होगी, ठीक है। रीटा सीमा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, सीमा है ना वो रीटा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों कौन होगी, बहनें होगी एक दूसरे की, ठीक है, ये इसके मामा का लड़का हो गया और ये इसकी बुआ की लड़की होगी, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 4 शब्द दिए गए हैं और जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है, असंगत की पहचान कीजिए, ठीक है, कैसे, देखो विंग पंख हो गया, ठीक है, कपाल खोपड़ी, नाश्य हड्डी यानी नेजल बोन जो नाक की हड्डी होती है उसकी बात कर रहा है, एसोफेगस यानी ग्रास नली जो हमारा खाना वगैरह खाते हैं वो अंदर जाता है ना वो होगी, तो ये देखो ये तीनों तो इंटरनल पार्ट हो गए बॉडी के, और ये क्या हो गया, आउटर पार्ट हो गया। कोई भी पक्षी है, पक्षी के होते हैं पंख, इंसान के तो नहीं, तो ये ऐसे समझ सकते हो कि ये तीनों इंसान के पार्ट हैं और ये एक पक्षी का है, ऐसे भी समझ सकते हो।
और अगर नहीं समझ तो वैसे कर लो कि ये तीनों तो इंटरनल पार्ट्स हैं और ये आउटर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। एक कूट भाषा में स्विस को क्या लिखा है, स्विस लिखो SWISS, स्विस को क्या लिखा है HDRHH। अब ये देखो एस का उल्टा क्या होता है, एच होता है, रिवर्स है ना पूरा। डी का रिवर्स डब्ल्यू होता है, आई का IR हो गया, एस का एच हो गया, उल्टे लिख रखे। जैसे टी का जी हो गया, जी का उल्टा टी होता है ना, GT, इससे याद करते हैं GT रोड से। और IR इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। MN हो गया मनमोहन रॉय, ठीक है। और कौन कौन से, बहुत सारे, HS हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। AZ हो गया, AG, BY बॉय हो गया, CX हो गया, DW हो गया, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। T का उल्टा G, A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है। LO को क्या लिख सकते हैं, लव से याद कर सकते हैं, LO, L का उल्टा O होता है। अब REH, R का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा I होता है, तो I लिख दिया। E का उल्टा E और E का उल्टा क्या होता है, EV होता है, ठीक है। E और V होता है, ठीक है। EVM मशीन से याद कर सकते हैं, तो E का उल्टा V हो गया। H का उल्टा S होता है, A का उल्टा Z होता है और B का उल्टा Y होता है। अब ये देखो IVSZY, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ये आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे क्या आता है और किसका उल्टा कौन है, ठीक है। X गाड़ी चलाकर दक्षिण दिशा की ओर 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट ये बना दी डायरेक्शन, ठीक है। दक्षिण दिशा साउथ की साइड 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। ये 30 किलोमीटर चल गया, ये साउथ की साइड 30 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। इसका दायां कौन सा होगा, अगर नीचे की साइड जाएगा तो ये दायां हो जाएगा। दायां कितना, 30 किलोमीटर, फिर वह बायां मुड़ता है। अब बायां कौन सी साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा इसका बायां। और कितने 20 किलोमीटर चलता है, ये 20 चला दिया, ठीक है। वह पुनः बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना चल देगा, 30 किलोमीटर चल देगा, तो यहाँ 30 किलोमीटर ये चल दिया। आरंभिक बिंदु से कितना है, देखो अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी, 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां सामने बैठी हैं, ठीक है। 5 लड़कियां कौन बैठी है, सामने बैठी है, आपकी साइड मुख करके, ठीक है। तो 5 लड़कियां बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है, यानी ऊर्जा है ना, उसके दाएं और बाएं कौन बैठी है, ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है, ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है, ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है, ठीक है। मनाली व तान्या के बीच में ध्वनि बैठी है, यानी मनाली है ना, सपोज करो मनाली यहाँ बैठी है, मनाली, तो यहाँ कौन बैठी होगी, यहाँ तान्या बैठी होगी, तान्या नहीं मनाली नहीं, यहाँ मनाली बैठी होगी, मनाली। और यहाँ कौन, ध्वनि बैठी होगी। एक पैटर्न तो ये बन गया कि यहाँ ध्वनि बैठेगी, और दूसरा अगर यहाँ ध्वनि बैठेगी तो यहाँ कौन बैठेगी, यहाँ तान्या बैठेगी, और यहाँ कौन बैठेगी, यहाँ आपकी मनाली बैठेगी, मनाली। तो मनाली तो बीच में आ गई, कॉमन होगी। तान्या के दाएं ओर कौन बैठा है, तान्या के दाईं ओर बैठा है, तो तान्या के दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, अगर इस साइड से देखो तान्या का यहाँ से बाईं ओर, यहाँ तो दाईं ओर इस साइड होता है, लेकिन दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसकी साइड कौन बैठी है, ध्वनि बैठी है। तो ये तो 2 से निकल गया, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तान्या अगर यहाँ बैठेगी तो इसका तो दाईं कुछ है ही नहीं, और अगर तान्या को इस साइड रखेंगे तो यहाँ इसके दाईं ओर कौन आ जाएगी, ध्वनि आ जाएगी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है। 15वां क्वेश्चन देखो, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे के युग्म व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है। अर्थपूर्ण हिंदी के रूप में जाना चाहिए। उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी अक्षरों की संख्या या सब व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर उनको संबंधित नहीं किया जाना है, वैसे भी करना है, ठीक है। अकलाना बात करना हो गया, ठीक है। अकलाना मतलब बीच बीच में अटक अटक के बोलना, और बात करना बिल्कुल वैसे हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी एस्टिग्मेशन क्या होता है, विजन होता है, यानी कम दिखाई देना और विजन पूरा दिखाई देना। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो, एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 75% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, टोटल कितना होता है, 100% होता है। उसमें से 85% पास हो गए, तो फेल कितने हुए थे, 15%, और 15% की वैल्यू दे कितनी रखी है, 75, यानी 15% की वैल्यू कितनी है, 75 दे रखी है, ठीक है।
तो निकाल लो कितना आ जाएगा 15 तिया 15 15 5 75 होता है ना, ठीक है। परसेंट के लिए 100 500 तो टोटल परसेंट टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 500 स्टूडेंट हो गए, कितने 500 हो गए, ठीक है। यहाँ से आगे तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, क्योंकि हमने 100% का निकालना है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ गई थी, रुको 1 सेकेंड दोबारा बताता हूँ, ये मिट जा। 15% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 75 थी ना, 75, ठीक है। तो 15 5 75 5 आ गई, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। और टोटल 100% होती है, तो 100 से गुणा इस साइड से करेंगे तो 100% इज इक्वल टू 500 हो जाएगी। तो 500 वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 से दोनों से विभाज्य है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिससे विभाज्यता दे रखी है ना, उन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, ठीक है। अब देखो वो संख्या देखनी है जो 30 से डिवाइड हो जाए, किस किस के बीच में, 210 और 400 के बीच में। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 30 7 210 होता है ना, तो पहली संख्या 30 से डिवाइड होने वाली 210 है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 30 गुणा 7 कितना हो जाएगा 210। एक संख्या ये होगी, 400 तक लेके जाना है। उसके बाद 8 होगी, 30 गुणा 8 240, ठीक है। 30 निमा 270 और 30 दाया 300, ठीक है। और 30 गुणा 11 कितना हो जाएगा 330, एक संख्या ये हो जाएगी। 30 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 12 3 36 360। और नेक्स्ट कौन सी होगी, 30 गुणा 13 कितना हो जाएगी, 13 3 39 390। अब इससे ऊपर तो जाएगा तो 400 आ जाएगा। अब देखो कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी संख्या विभाजित होंगी, 7 संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके डी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बाय सेलिंग 15 बॉल्स फॉर 450 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल। एक बॉल का पूछा है, यानी 15 गेंदों का कितना है, 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले या बेसिक पता है ना, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। जैसे अब पूछा मैंने कि हानि किसके बराबर होती है, हानि का फॉर्मूला यानी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है, ठीक है। अच्छा हानि हुई कितनी है, देखो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हुई है ना, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, तो 5 सीपी बराबर किसके हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस अगर 15 बेची है तो 15 ही खरीदी होंगी ना, तो 15 कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस बेची कितनी है 15 बॉल, 15 सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब सेल इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 450, तो 450 करो, ठीक है। 450 हो गई। और ये इस साइड अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 माइनस, अगर इसको ये माइनस है ना, रुको ये माइनस हो गया, वैल्यू ये बन गई CP 5 CP इज इक्वल टू 15 CP माइनस 450, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इस साइड ले आओ और ये इस साइड ले जाओ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी आपकी 450, ये कितना 15 CP माइनस 5 CP और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 10 CP बराबर 450, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 रुपये आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 रुपये। एक वैल्यू की कॉस्ट प्राइस पूछी है ना एक गेंद की, तो कितना हो जाएगा 45 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन 19, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। अब मान लेते हैं कि जो दूसरी संख्या है ना उसको x मान लिया हमने, ठीक है, दूसरी संख्या को x मान लिया, तो ये क्या कह रहा है, जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3/4 है, यानी 3/4 है किसकी, दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या x थी और इसका 3/4 ये आपकी पहली संख्या होगी। अब देखो क्या कहता है, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत दे रखी है, अगर औसत दे रखी है और सम निकालेंगे यानी टोटल इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 7/72, यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा ना वो इतना आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का व्युत्क्रम का पूछा है ना, व्युत्क्रमों का औसत, तो व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। तो पहली संख्या कौन सी आ जाएगी 4/3x प्लस, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी x है ना, तो उसका उल्टा 1/x हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, 3x एलसीएम आ गया, और यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x और प्लस कितना हो जाएगा 3x, यह आ जाएगा 4x प्लस 3x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x, ऊपर कितनी आ जाएगी वैल्यू 7,
नहीं, x तो कॉमन ही है ना, x तो एलसीएम में आ गया, तो x x यहाँ से x हो गया, 3 4 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 3x। इसकी वैल्यू कितनी के बराबर दे रखी है सम की 2 गुणा 7, यानी 2 गुणा 7 बटा 72 ये दे रखी है। 7 से 7 कैंसिल, 3 से कितना हो जाएगा 24, तो यह 72 होता है ना, 24 आ जाएगी, ठीक है। और 2 12 दूनी 24 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का, पहली संख्या 12 नहीं, दूसरी संख्या 12 और पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3 बटा 4 गुणा 12 ये हो जाएगी, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 21, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 48 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती से होने वाली कितनी वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 5547 हो जाएगी। देखो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं सीआई का नहीं, उसका अमाउंट का देखो, सीआई में अमाउंट चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P गुणा 1 प्लस में R बटा 100 और इसकी पावर T, ये आ जाता है इसका अमाउंट का। और अमाउंट दे कितनी रखी है 5547 हो जाती है ना, ये लिख लेते हैं 5547 इज इक्वल टू कितनी अमाउंट थी 4800, P की जगह 4800 लिखेंगे, गुणा 1 प्लस में कितना हो जाएगा R बटा 100, रेट निकालनी है R बटा 100 और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 है, ठीक है, ये आ गया। अब 4800 इस साइड से आ जाएगा, पहले इनको काट लेते हैं, 3 से कट रहा है 1600 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3, 25 3 8 24, 3 चौके 12 और 9 तिया 27, यानी 1849 बटा ये इस साइड ले आते हैं तो 1600 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस में R बटा 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये देखो ये 40 का स्क्वायर होता है और ये 40 से कितना ज़्यादा 3 किस पे आता है, 3 3 9 43 पे आ गया, तो 43 बटा 40 ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में R बटा 100 और इसकी पावर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 43 बटा 40, अब ये एक इधर प्लस में इधर जाके माइनस, माइनस 1 इज इक्वल टू R बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एलसीएम लेंगे तो 40 43 में से 40 घटाएंगे 3, 3 बटा 40 और ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 100 इज इक्वल टू R आ जाएगा। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 थी 15, 15 बटा 2 आ जाएगा, किसकी वैल्यू R की वैल्यू, और 15 बटा 2 होता कितना है 7.5, तो 7.5% ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, 2 समान धारिता वाले पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में से दूध और पानी का मिश्रण है, 5:1 और 6:5 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों को पूरी मात्रा में आपस में मिलाने पर बने मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है, दूध और पानी का अनुपात देखना है, ठीक है। मिल्क और वाटर दे रखे है, पहले में कितना है, पहले कंटेनर में 5:1 है और दूसरे में 6:5 है, दोनों आ गए। अब दोनों में देखो, अगर इसकी बात करें 5 और 1 6 हो जाएंगे और यहाँ कितना हो गया 6 और 5 11 हो जाएगी, यानी इसकी धारिता है वो 6 लीटर है, इसकी धारिता है वो 11 लीटर है, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इनको सेम करते हैं, तो इसको 11 से गुणा कर देते हैं और इसको 6 से गुणा कर देते हैं। अब देखो ऊपर भी 66 हो गया, नीचे भी 66 हो गया, यानी इक्वल क्वांटिटी होगी। 11 से गुणा करेंगे, 11 5 55 और 11 एकम 11, यानी 55:11 66 हो गया ना, जो काउंट करो, ये क्या मिल्क और ये क्या वाटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36 और ये कितना हो जाएगा 6 5 30, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो ये कितना 41 इक्वल हो गया, देखो ये भी 66 है और ये भी 66 है, दोनों इक्वल क्वांटिटी होगी। 41 और 6 और 5 11, 1 5 और 4 9, 91:41 आंसर आना चाहिए इसका, 91:41 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमेशा कंटेनर की क्वांटिटी इक्वल रखनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की चाल से, अब देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और यहाँ पे मिनट में आ गया, तो इसको आवर में कंप्लीट कर लेते हैं घंटे में, तो घंटे में 60 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 1/5 आवर हो गया, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। यदि 12 किलोमीटर की चाल से करता है तो समान दूरी को, एक दूरी देखनी है। अच्छा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का स्पीड इंटू टाइम होता है ना, यानी समय गुणा चाल होता है, समय गुणा चाल, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। समय दे कितना रखा है, पहले में 8 किलोमीटर की स्पीड होगी, समय कितना दे रखा है 1/5 बराबर, इसमें कितना आ जाएगा, देखो 12 किलोमीटर है ना, 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम निकालना है हमें, मिनट में ही निकालना है, तो मिनट में ही निकाल, अच्छा इसमें भी मिनट में दे रखा है तो मिनट में ही रहने दो, ठीक है। और इसका टी हो जाएगा, और ये कितना था 12 हो गया, तो यहीं से देख लेते हैं, चलो 12 ही रहने देते हैं इसको, 12 से 12 और टाइम कितना आ गया 8 मिनट आ गया, टाइम यहाँ से सीधा ही 8 मिनट आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ टाइम में पूछा है ना, समय किस में, मिनट में पूछा है, कितने समय में, तो समय मिनट में ही है, देखो ये भी ऑप्शन मिनट में ही है सारे, तो मिनट में ही रहने दो, तो 8 × 12 मिनट,
इज इक्वल टू किसके, ये इसकी दूरी आ जाएगी और दूसरे की दूरी कितनी आएगी 12 गुना टी, ये भी मिनट में ही आएगा, तो 12 से 12 कैंसिल और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन इसमें कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ए और सी कंप्लीट 20 दिन में कर सकते हैं, करवाई देते हैं, ठीक है। ए प्लस सी मिलके कितने दिन में 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं काम, ठीक है। और बी प्लस सी मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूछा है इसने ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दे रखे हैं ना। एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा ब्लू, ठीक है। 12 8 120 आ गया, 120 दिन में करते हैं। यहाँ से एलसीएम 12 छिक्का 120, 12 धाया 120 और ये कितना हो गया 15 8 120, 15 पे आ जाएगा, ठीक है। अब ए और बी सी की एफिशिएंसी देखो, ए बी सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके 10 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसमें से ये घटा देंगे और इसमें से ये घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी सी मिलके तीनों 15 दिन में और ए और सी मिलके 6 दिन में, तो कितना आ जाएगा 8 और 6 9 और 6 15, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। टोटल 15 होनी चाहिए, 9 और 5 14, 14 और 1 15, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसमें ये पता नहीं कि पूछा क्या है, अगर ये पता चल जाए फिर तो आंसर निकाल सकते हैं। अगर एक के पूछे कि ये कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना था, टोटल वर्क 120/5 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। बी का पूछे कि बी कितने दिन में करेगा, तो 120/9 आ जाएगा, यानी 3 तिया 9 3 चौके 12 40 तिया 120 आ जाएगा, 40/3 दिनों में आ जाएगा। सी का पूछेगा तो 120 दिन में काम करेगा, क्योंकि 120/1 कितना होता है 120 दिन होता है। इस हिसाब से करना ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट इसका पता नहीं है कि इसने पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की डायमीटर पूछी है, यानी 2r पूछी है, रेडियस का 2 गुना, यही होता है डायमीटर। व्यास पूछा है तो व्यास बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर पूछे ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अर्धगोले का, तो ये होता है 3πr² होता है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 3 गुणा 22/7 गुणा r कितना है r² पूछा नहीं है, दिया नहीं है, ठीक है। तो ये r² हो जाएगा। वैल्यू कितनी दे रखी है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की 4158 दे रखी है। 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और यहाँ बच जाएगा 8, 5 11 7 77, 11 8 88, 388 आ गया। 2 से दोबारा काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16 और 9 दूनी 18 189। 3 पे जा रहा है, हाँ जी 3 3 6 18, 3 तिया 9, 63 गुणा 7 आ गया। 63 गुणा 7 इज इक्वल टू r², ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट बन जाएगा रूट। अब 9 गुणा 7 ये हो गया और 7 ये हो गया, 7 एक कॉमन आ जाएगा, 3 गुणा 7 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब 21 भी ऑप्शन में है ये, लेकिन ये क्लिक नहीं करना, क्यों, क्योंकि पूछा क्या है डायमीटर पूछा है, ये तो r की वैल्यू आई है ना। रेडियस कितनी आई है, रेडियस आई है 21 और डायमीटर क्या होता है 2 गुणा r होता है, 2 गुणा r, तो r कितना दे रखा है 21, तो 2 गुणा 21 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि p/3 q/r q/5 और r/2 इसके इक्वल है तो इनकी वैल्यू पूछी है। जब भी ऐसा हो कि इनके कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो वही इनका रेशियो आ जाता है, जैसे p q और r आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 इसका रेशियो हो जाएगा, 5 इसका रेशियो हो जाएगा और 2 इसका रेशियो हो जाएगा। ये है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। p की जगह 3 प्लस में 2q कितना आ जाएगा, q की वैल्यू 5 5 दूना 10 हो जाएगी, प्लस में r कितना है 2 है, 2 तिया 6 हो जाएगी रेशियो। इन दोनों का 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा, 6 और 3 19 रेशियो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 19/10, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, p/3 इज इक्वल टू q/r q/5 और इज इक्वल टू r/2 और इनको k के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो p पहले इसके इक्वल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू 3k हो जाएगी और यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5k और यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, r से k कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कहता है, यदि a b c दोनों सर्वांग सम है, यानी ये बन गया आपका a b और c और ये क्या हो गया p d e f हो गया, ये d e f हो गया। जो ये डिस्टेंस है ना इक्वल होती है, इसमें ये वाली और ये वाली इक्वल होती है और ये
और ये इक्वल होती है। सर्वांग सम की यही परिभाषा है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, हाँ जी दोनों का, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस से इनकी इक्वल है यानी साइड से अगर इक्वल है तो इनका पेरीमीटर भी इक्वल होगा, यानी उनका परिमाप भी इक्वल होगा। द एंगल्स इन बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम रेशियो, सेम रेशियो में हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, सेम रेशियो में होते ही हैं, ठीक है। सपोज करो ये 30 है, ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है तो ये 60 हो सकता है, ऐसे चीज़ें हो सकती है सेम रेशियो के अंदर। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होती है, हाँ जी इक्वल होती है, क्योंकि इनका पेरीमीटर समान होने के लिए इनकी साइड्स इक्वल होनी जरूरी है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी ये है और ई एफ ये है, तो ये इक्वल होती है, हाँ जी इक्वल होती है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, द रेशियो ऑफ ए सी और डी ई एफ इनके इक्वल हो गया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये अलग अलग हो गए तो पेरीमीटर सेम नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। बार काउंसिल के एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में ए और बी ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत वैध है, सारे मत है ना वो वैध है, यानी सारे सही है। और बार काउंसिलिंग में प्रत्येक सदस्य को मत देना था, हर एक को मत देना था। ए और बी के पक्ष में दिए गए मतों का अनुपात 3 और 10 है, यानी ए और बी का जो मत दिया गया था ना, एक को 3 दिया गया था और दूसरे को मान लो 13 है टोटल, तो एक ए को कितने वोट मिले 3 और बी को 10, ठीक है। यदि असफल उम्मीदवार को 46,860 मत प्राप्त हुए तो बार काउंसिल में कुल कितने सदस्य थे, टोटल कितने इनकी देख लो, 13 है ना, 13 का पहली चीज़ तो यही देख सकते हो आप, इनमें से अगर कोई 13 का मल्टीप्लाई है ना वही आंसर हो जाएगा। तो जो ये कह रहा है जो असफल है, असफल इनमें से कौन है, ए है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 46,860 दे रखी है, ये दे रखी है। काटो कितने पे जाएगा, 3 एकम 3, 1 6, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 दूना 6, यानी 15,620, 15,620 आ जाएगी। और 13 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुणा इससे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुणा 15,620 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, अगर इससे 10 से इसको ऐसे लिखेंगे 10 प्लस में 3 ये लिखेंगे। अब इसकी पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 15,000 ये आ जाएगा, ठीक है 200, 1,56,200 आ जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे तो 0, 3 दूना 6, 3 6 18, 1 3 5 15 और 1 16, चलिए 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये आना चाहिए। देखो कितना होगा 0 6 60 आना चाहिए लास्ट में, 60 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूरा करना है पूरा कर सकते हो, 8 2 10, 0 1 6 6 12 और 1 13, अंसी लगी 1 5 5 10, 0 अंसी लगी 1 2, कितना हो गया देखो 20 30 60 आएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कहता है, 6 घंटियाँ सुबह 7:59 पे एक साथ बजने लगती है, वे क्रमशः 3 6 9 12 15 के सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे सुबह 8:16 तक एक साथ बजेंगी, ठीक है। सुबह 7:59 बजे बजने को छोड़कर, ठीक है। पहले सबसे पहले ट्रिक क्या है कि इन सब का एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम किस किस का, 3 6 9 12 और 15, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 15, इनका 12 6 और 3 का 60 हो गया, लेकिन 60 3 इसमें रह गया 3 इसमें रह गया, यानी 180 रहेगा, ठीक है। 180 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपका 3 मिनट आ गया, 3 मिनट आ गए, ठीक है। अब देखो 7:59 को छोड़ना है, ठीक है, 8:16 तक, 7:59 से लेके 8:16 तक टोटल कितना टाइम हो जाएगा, टोटल 17 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक 8:16 पे भी बजेगी तो 1 मिनट एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। 3 मिनट में एक बार बजती है तो 3/1 यानी 18 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 6 का 18, यानी कितनी बार बजेंगी 6 बार बजेंगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वार्षिक आधार पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 205 है। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज पूछा ना, सौ फॉर्मूला के तो CI = P गुणा 1 प्लस में R/100 यही होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका अमाउंट का, इससे अमाउंट आएगी। अगर CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो -P करेंगे। अब P कॉमन ले लेते हैं तो CI = P कॉमन आ गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस में R/100 और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 205 दे रखे है, तो 205 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी P गुणा 1 प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा 5%, 5/100 करेंगे, 5/100 1/20 और माइनस कितना करेंगे 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।
तो 205 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी गुणा ये कितना 20 और 1 21, 21/2, 21/20, 21/20 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 20 आ गया तो 1/20 हो जाएगा, 1/20 एलसीएम लेंगे तो 20, तो 205 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी गुणा ये 1/20 हो जाएगा, 1/20 सॉरी 1/20 हो जाएगा, 1/20। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू स्क्वायर भी तो थी ना, स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 21 बटा है ना, 21/20 का स्क्वायर और माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 205 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 441, पी गुणा 441 बटा कितना हो जाएगा 400 और माइनस 1। अब हल करेंगे इसको। ठीक है, हल करेंगे तो कितना 400 घटाएंगे तो 41, तो 205 इज इक्वल टू पी गुणा 41/40 हो जाएगा, ये आ जाए 41 पंजू कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इस साइड चला जाएगा तो 2000 आ जाएगी, 2000 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। पूछा क्या है, देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो 2000 प्रिंसिपल हो गया, गुणा टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष के लिए, और रेट कितनी दे रखी है 5% और बटा 100, 2 से 2 0, 5 दूना 10, 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा 2000, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी, 2000 साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना, तो 2000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, 2000 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूना 10, अच्छा 10 हो गया ना ये, 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, सॉरी 200 2000 नहीं 200 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नंबर इज 4, यानी फॉर्मूला आपने सुना होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है ना। देखो एलसीएम कितना दे रखा है 150 दे रखा है, ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इज इक्वल टू पहली संख्या 25 है तो गुणा दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 25 छिका 150 और 6 चौका कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी दूसरी संख्या, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। मैथ के रीज़न यहीं समाप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहते हैं, हरियाणा स्टेट डिवाइड्स इन 6 डिवीजन्स, मतलब हरियाणा के अंदर अब कितने मंडल है 6 मंडल है, कौन कौन से हैं याद रखना। ठीक है, घर के एफ से याद रखना है। ठीक है, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक और के से करनाल और एफ से फरीदाबाद, कौन फरीदाबाद। ठीक है, ये 2 नए मंडल बने हैं, पहले 4 थे। ठीक है, इससे अब देखो रोहतक भी है, फरीदाबाद भी है, हिसार भी है, लेकिन ये नहीं है। अब रह कौन कौन से गया, देखो गुरुग्राम, ठीक है, एच से हिसार हो गया, ए से अम्बाड़ा, ठीक है, आर से रोहतक हो गया, ठीक है, और के से हो गया करनाल, और एफ से बन गया आपका फरीदाबाद। ठीक है, तो ये 6 मंडल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह पाया गया कि जिले में राखीगढ़ी गांव, ठीक है, राखीगढ़ी है कहाँ पे, पहले ये देखो, राखीगढ़ी है हिसार के अंदर, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राखीगढ़ी की अगर बात करें खोज की, तो ये अमरेंद्र नाथ ने करी थी, किसने, अमरेंद्र नाथ ने, कब 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। अच्छा, हिसार के अंदर एक और है सीसवाल सभ्यता, सीसवाल, यह भी आपका पुरातात्विक स्थल है सीसवाल। ठीक है, इसकी खोज करी थी डॉक्टर सूरजभान ने खोज करी थी इसकी, कब 1968 के अंदर, ठीक है। और हिसार की अगर स्थापना पूछ ले तो 1354 में करी थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा नहीं लगती। अच्छा, यमुना नदी देखो पहले कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये ग्लेशियर से। और ये कहाँ है ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ये बंदरपूंछ की चोटी पर है, इसमें बंदरपूंछ की चोटी पर है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। अच्छा, और इसमें क्या है, यमुनोत्री हरियाणा में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, किसके साथ, हरियाणा और यूपी के साथ। ठीक है, अब देखना पहले आप यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है हरियाणा में, कलेसर से, यमुना नदी के कलेसर से। उसके बाद जाती है ये आपकी करनाल, कहाँ पे, करनाल के बाद आ जाता है आपका पानीपत में प्रवेश करती है। पानीपत के बाद आया सोनीपत में प्रवेश करती है। देन ये फरीदाबाद में प्रवेश करती है, फरीदाबाद। ठीक है, और फरीदाबाद से होते हुए ये पलवल में एंट्री कर जाती है, और पलवल के हसनपुर गांव से ये सीधा
यूपी के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेट्स कवर करती है ये यमुना नदी। ठीक है, तो यमुनानगर तो भी हो गया, पानीपत भी हो गया, सोनीपत भी हो गया, लेकिन रोहतक को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? देवीलाल चौधरी देवीलाल हंजी थे। कौन सी पार्टी से? INLD से। ओम प्रकाश चौटाला ये भी रहे हैं, INLD से थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। ठीक है, चौधरी छोटूराम नहीं रहे थे। ये कौन थे? ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, अगर पहले पूछ ले, पहले CM कौन थे? पहले CM थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा, ये थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जी हैं, नायब सिंह सैनी, ये वर्तमान के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और अगर इनके बाद में अगर इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1881 के अंदर। कहाँ? गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर, गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसमें याद रख सकते हैं, और 1924 में इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? जमींदारा लीग की स्थापना। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया, जमींदारा लीग की स्थापना किसने करी थी? सर छोटूराम ने करी थी, और 1924 के अंदर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है? कौन सा किया जाता है? तो ये लूर नृत्य किया जाता है। लूर का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये उसका अर्थ होता है लड़की, लड़की। ठीक है, ये लड़कियों द्वारा किया जाता है, लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ किया जाता है? ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में किया जाता है। खोरिया की बात करें तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है इसको, विवाह के अवसर पर। ठीक है, एक होता है खेड़ा नृत्य, ये भी याद रखना, खेड़ा नृत्य ये शोक के समय किया जाता है। किसके? शोक के समय, यानी अगर किसी के घर में बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब ये किया जाता है, शोक के अवसर पर, शोक के समय किया जाता है ये, शोक व्यक्त करने के लिए। ठीक है, खेड़ा नृत्य और खोरिया नृत्य दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो ये थे लीलाराम सांगवान। कौन थे ये? लीलाराम सांगवान जी थे। ठीक है, इनको 1998 के अंदर पद्मश्री मिला था, पद्मश्री, ये भी याद रखना, पद्मश्री कब? 1998 के अंदर। ठीक है, और मास्टर चंदगी राम ये भी कुश्ती हैं। ठीक है, इनको एक तो नाम दिया जाता है इनको हिंद केसरी की उपाधि भी दी गई है, हिंद केसरी, और दूसरा भारत केसरी। तो ये 2 उपाधि इनके नाम पे हैं, केसरी। कौन है? मास्टर चंदगी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज थे, जिन उस जिले का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा कहाँ से? भिवानी के। इसको मिनी क्यूबा बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा। ठीक है, मिनी क्यूबा बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था पिंजौर में। कब? 2003 के अंदर। कब? 2001 के अंदर हुआ था ये। ठीक है कहाँ पे? जो बीर शिकारगढ़ है ना, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इसके अंदर है, अभयारण्य के अंदर है। ठीक है, और एक याद रखना आप, तीतर प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? ये आपका मोरनी के अंदर है, मोरनी के अंदर। इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ, मोती से याद कर सकते हो आप, मोती से। ठीक है, मोती, ती से बन गया तीतर और मो से बन गया मोरनी, तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, ने हरना हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? ये महाराज कृष्ण ने रखा था। किसने? महाराज कृष्ण ने हरना नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरना। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ये राजा नाहर सिंह ने किया था। कहाँ से? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से किसने नेतृत्व किया था? राजा नाहर सिंह ने। ठीक है, और ये 1857 की क्रांति का है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना है? पानीपत बाहोली में कौन सा है? ऑयल फाइंडर है, यानी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये आपका पानीपत के अंदर है। और ये यहाँ किसकी रिफाइनरी है? ये इंडियन ऑयल की है। किसकी? इंडियन ऑयल की रिफाइनरी भी है, रिफाइनरी, ये भी याद रखना। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है? सबसे कम उम्र की कौन है? रेखा रानी है। ये कौन है? ये रेखा रानी। कौन से? पहली बात 21 वर्ष की है ये। कहाँ पे बनी है ये? फतेहबाद के चपला मोरी गांव से है, चपला
चपला मोरी गांव की लड़की है ये, जो सरपंच बनी है। रेखा रानी इनका नाम है, 21 वर्ष की आयु में। सीता माई मंदिर, सीता माई का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये आपका करनाल के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि सीता माई ने यहीं पर वो भूमि में प्रवेश कर गई थी, तो ये बोला जाता है। ठीक है, फरीदाबाद, अच्छा एक याद रखना आप, अम्बकेश्वर मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? ये कैथल के अंदर है। और अंबिका मंदिर पूछ ले, अंबिका ये अम्बाला के अंदर है, अंबिका मंदिर ये अम्बाला के अंदर है, अम्बाला। ठीक है, और अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में एक तो आपका शिवालय आ गया, सबसे पुराना शिवालय, ठीक है, शिवालय मंदिर। और दूसरा आ गया देवी तालाब का मंदिर, देवी तालाब का मंदिर, तालाब का मंदिर ये भी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। तो 2 मंदिर ये याद रखना। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन रहे हैं? कोहिनूर के संपादक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके बालमुकुंद गुप्त। कोहिनूर कौन है? बालमुकुंद गुप्त जी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई जी? 1888 और 89 के अंदर। और उनकी अगर 2 पत्रिका और याद, एक तो चुनार याद रखना, चुनार, और एक भारत मित्र, भारत मित्र, भारत मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चुनार और भारत मित्र के भी कौन है संपादक? ये बालमुकुंद गुप्त है। अच्छा, श्री राम शर्मा की कौन है? तिलक, 1923 के अंदर इनकी प्रकाशित हुई थी, 1923 के अंदर। और नेकीराम शर्मा की बोले तो संदेश, संदेश पत्रिका ये कब आई थी? 1930 के अंदर। संदेश 1930 में आई थी, जो नेकीराम शर्मा की है, और श्री राम शर्मा की तिलक पत्रिका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवी रूपक योजना, देवी रूपक योजना कब की है? ये आपकी 25 सितंबर 2002 की है। अच्छा, एक देवी रक्षक है भी याद रखना, देवी रक्षक ये आपकी 2 अक्टूबर 2003 की है, 2 अक्टूबर 2003 की। पहले देवी रूप लेगी, उसके बाद रक्षा करेगी। तो पहले 2002 में कौन आ गई? देवी रूपक, और देवी रक्षक 2003 के अंदर। तो 2 ये याद रखना। ठीक है, ठोस अपद्रव्य प्रबंधन संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके साथ? ये मेवात क्लस्टर में हुआ था, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में बना कौन सा जिला है हरियाणा का? सिरसा। देखो सिरसा आपका एक तो 26 अगस्त 1975 है, 26 अगस्त 1975 सिरसा बनता है। ठीक है, चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को, 2016 को। ठीक है, एक डेट और है इसकी 18 सितंबर 2016, ये भी है। 2 डेट याद रखनी है। ठीक है, लेकिन HSC द्वारा दोनों मानी गई, लेकिन पहली कौन सी है? मेन ये है, 1 दिसंबर 2016 से। ठीक है, रेवाड़ी की बात करें तो 1 नवंबर 1979 की होती है। इसके साथ और भी होती है, जैसे इसकी एक है RKPY, इसकी फुल फॉर्म। R से बन जाएगा आपका रेवाड़ी, K से बन जाएगा कैथल, और P से बन जाएगा पानीपत, और Y से बन जाएगा आपका यमुनानगर। ठीक है, इन चारों की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1979 से। अगर झज्जर की बात करें तो इसकी है झज्जर की 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997 को झज्जर की स्थापना होती है। ठीक है, तो सबसे हाल ही में बना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, चरखी दादरी का अभी हुआ है। ठीक है, और पलवल, एक पलवल भी याद रखना, 15 अगस्त 2008 को कौन? पलवल बनता है। ठीक है, और एक नू भी याद रख सकते हो, 4 अप्रैल 2005 को, कौन? ये नू या मेवात। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, A से B मिलाना है, राखी गढ़ी। ठीक है, कुणाल से मिला है, पहले बात है रीगल क्राउन यानी राजसी मुकुट कहाँ मिला है? कुणाल से। बनावली से क्या मिला है? बनावली से मिला है आपका जोता हुआ खेत। ठीक है, और राखी गढ़ी से सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है, भारत का दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन A का 3 आना चाहिए, A का C, इसमें भी है, ये नहीं है, A का C दोनों में होगा, और B का A आना चाहिए, B का A, तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, D रॉन्ग हो गया। ठीक है, हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल से किस दिशा में लगती है? तो ये पूर्व में लगती, किस में लगती है? ये उत्तर में लगती है। उत्तर की साइड कौन है? पंजाब भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में कौन लगता है? यूपी लगता है। अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की बात करें, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ कौन लगता है? यहाँ आपका राजस्थान लगता है। मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया, कब किया गया था ये स्थापित? ये 2007 के अंदर किया गया था। कब? 2007 के अंदर। उस टाइम भारत के CGI कौन थे? भारत के CGI जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये KG बालाकृष्णन थे, KG बालाकृष्णन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये थे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन एक सूफ़ी कवि है? सूफ़ी कवि की बात हो रही है। सूफ़ी कवि कौन है इनमें से? ये है आपके गुलाम कादिर। गुलाम कादिर क्या है? ये सूफ़ी कवि। अगर इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी एक तो प्रेम लहरी हो गया, ठीक है, प्रेम वाणी हो गया, प्रेम वाणी, और एक हो गया आपका प्रेम प्याला। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो याद रख सकते हो, ठीक है। और अगर ये पंडित मांगेराम और बाजे भगत है, ये कौन है? ये संगी है। नेक्स्ट देखो, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष खालिस्तान को आया था। कब आया था? 1803 के अंदर आया था। अगर पूर्ण की बात करें कि पूर्ण अधिकार कब हो गया था ईसीआई का? ईसीआई, ठीक है, ईसीआई का यानी पूर्ण ब्रिटिश शासन कब हो गया था? तो 1809-10 के अंदर पूरा हरियाणा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैंगनीज हरियाणा में किस जिले में आता है? मैं फॉर मैंगनीज और मैं फॉर महेंद्रगढ़। तो ये कौन से में आ जाएगा? ये महेंद्रगढ़ में आ जाएगा। ये महेंद्रगढ़ में आ जाएगा। अच्छा, एक हिलना पत्थर याद रखना, हिलना पत्थर, ये भी काफ़ी बार आया एग्जाम में। हिलना पत्थर ये कल्याणी गांव है। कल्याणी गांव कहाँ पे? चरखी दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। और कौन कौन से हैं महेंद्रगढ़ के? यहाँ से क्वार्ट्स हो गया, और कौन हो गया आपके? डोलोमाइट हो गया, ठीक है, और स्लेट हो गई, स्लेट पत्थर हो गए, ठीक है, और क्या ना, फेलस्पर हो गया। ये सारे चूना पत्थर कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, ठीक है। और एक याद रखना, चूना, अगर चूना किया जाए चूना तो ये रोहतक के अंदर मिलता है, रोहतक के अंदर। और एक क्वेश्चन आ जाता है रवेदार चूना। यहाँ रवेदार जुड़ गया तो रवेदार कहाँ? अम्बाड़ा के अंदर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, चूना आ जाए तो रोहतक और रवेदार चूना आ जाए तो अम्बाड़ा। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी ये पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है। और इनकी कौन सी थी? तिलक थी या संदेश थी? संदेश पत्रिका आई थी इनकी। कब? 1930 के अंदर। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया 1930 के अंदर। और 1923 के अंदर कौन सी थी? तिलक थी, जो किसकी? श्री राम शर्मा की। दोनों क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। चौधरी छोटू राम, अगर इनकी पूछे तो उनको सर को उपाधि मिली थी। और कौन सी? दीनबंधु भी नहीं कहा जाता था। और कौन थे? ये जमींदारों के मसीहा थे। कौन थे? जमींदारों के मसीहा भी इन्हीं को उपाधि दी गई थी, ठीक है। चौधरी देवीलाल इनको ताऊ बोला जाता है। और किंग मेकर भी इन्हों को कहा जाता है, किंग मेकर हो गया। और किसानों का मसीहा। अब दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर किसानों का मसीहा पूछे तो चौधरी देवीलाल, अगर जमींदारों के मसीहा पूछे तो चौधरी छोटू राम। और इनको क्या बोला जाता था? जननायक बोला जाता, जननायक भी चौधरी देवीलाल जी को बोला जाता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा केसरी के नाम से नहीं जाना जाता है। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र जो KU की यूनिवर्सिटी है ना, उसी के अंदर है। कब? 1963 के अंदर। 1963 को स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 2002 के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था इसको 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया जाता है? तो ये था विम कडफिसेस, इनको किया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के लिए कौन से नगर में कैद थे? कौन से नगर में ये कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। कौन से में? आगरा में। और आगरा में भी कहाँ? जयपुर भवन है आगरा के अंदर, जयपुर भवन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश है ये आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, ठीक है। एक याद रखना, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? ये स्थापना ये दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, ठीक है। और इनका नारा अगर पूछे तो इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। और ये महात्मा गांधी है जिनके बारे में आप पहले से जानते हो। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्होंने किया था और भारत छोड़ो का नारा भी इन्होंने दिया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इनकी बुक से याद रखना, एक तो राजयोग और एक कर्मयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक्स जो आपको याद रखनी है। और 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की बात कर रहा है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड या किससे दिए जाते हैं? तो ये आपकी जो राज्य की
समय का यानी कंसोलिडेटेड फंड होता है, यानी संचित निधि होती है ना राज्य की, उससे दिया जाता है। संचित निधि है कौन से में, आर्टिकल 266 के अंदर है, 266 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड है। अगर पूछे आकस्मिकता निधि ये पूछे तो ये 267 के अंदर है। किसमें, 267 के अंदर। कब होता है मेनली, ये कोई अगर कोई डिजास्टर आ गया या कोई वॉर हो गया या कोई भी ऐसी पेंडेमिक आ गई तो उस टाइम ये कंसोलिडेटेड फंड दिया जाता है। ठीक है, यानी आकस्मिकता यानी इमरजेंसी के अंदर जो दिया जाता है वो आर्टिकल 267 के अंदर है, और संचित निधि जो है वो 266 आर्टिकल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, कौन सा है वो आपका हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने राज्य को, 6 स्टेट से छूता है, 6 स्टेट को। कौन सा, देखो राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिहार और झारखंड हो गया। इतने राज्यों को ये छूता है, कौन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर यूटी की बात करें तो एक यूटी को छूता है, जो कौन सी है, दिल्ली। दिल्ली की बाउंड्री भी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है। जहाँ पे मिलती है ना, ये काफ़ी बार आ गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो यहाँ पे जो इनका पॉइंट होता है ना, जहाँ ये दोनों मिलते हैं, वहाँ कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, तो यह याद रखना। ये आपकी ये बीच में जो विंध्याचल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, वहाँ से है जहाँ नर्मदा नदी निकलती होगी। अरावली अपने राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा के अंदर है, और दिल्ली के कुछ एरिया के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति किस में, अच्छा पहली बात ये किससे रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, आपका जो फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, मतलब फ्रूट हो गए, हनी होगी, शहद हो गया, और आपकी हॉर्टिकल्चर इससे रिलेटेड है। ठीक है, कब की ये स्वर्ण क्रांति है, 1991 से लेके 2003 तक की क्रांति है। अगर फादर पूछे इनके, इंडिया के अंदर फादर कौन है, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये है आपके निरपाख तू तेज, निरपाख तू तेज है इनका। ठीक है, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन के। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखना, अगर बागवानी मिशन पूछे, बागवानी मिशन ये आया था आपका 2005 और 6 में। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें, हरित क्रांति की, तो ये कब 1966 के अंदर आई थी। ठीक है, ये याद रखना। संचार सारथी मोबाइल ऐप को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया था, किसने किया था, ये आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। कब, 17 जनवरी 2025 को किसने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है, कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, कौन नहीं गया था, कनिष्क प्रथम राजद्वितीय के अंदर, तो ये विशाख दत्त नहीं गए थे। कौन नहीं थे, ये विश्वामित्र थे, पार्श्व थे, ये नहीं गया था, विशाख दत्त। अच्छा, विशाख दत्त किसमें, गुप्त वंश के शासनकाल के थे, गुप्त वंश के शासनकाल के समय थे। ठीक है, इनकी अगर बुक पूछें तो कौन सी, मुद्रा राक्षस किसकी बुक है, विशाख दत्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था। लखनऊ पैक्ट को किसको किया गया था, ये पूना पैक्ट को किया गया था। कब था पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच में, महात्मा गांधी प्लस में बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, अम्बेडकर जी के अंदर, अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। जो दलितों को पॉलिटिकल के अंदर, मतलब जी राजनीति है उसके अंदर सीटें देने से रिलेटेड था। भारत में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हैं, पहले कितनी थी 8, मूल में कितनी थी 8 अनुसूचियाँ थी, मूल में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये याद रखना आपको। वर्तमान में कितनी है, 12 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सबसे बड़ा हिमनद, ये गंगोत्री ग्लेशियर, आपका गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे, गोमुख से। ठीक है, और गंगा की अगर बात करें कि भारत में गंगा की लंबाई कितनी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथुला दर्रा कहाँ है, ये नाथुला दर्रा है आपकी सिक्किम के अंदर। अच्छा, ट्रिक के लिए एक ट्रिक भी मैंने बना रखी है और इस प्ले लिस्ट के अंदर भी मिल जाएगी आपको। नाथुला सीजेन से याद रखना, सीजेन। ठीक है, सी से सिक्किम बन गया, जे से बन गया आपका जलेपला दर्रा। ठीक है, और ना से बन जाएगा नाथुला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की याद रखेंगे तो सिरोब हिमाचल,
ऐसे याद रखना, सिरोही हिमाचल, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। या उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तरी मालिनी से याद रखना, उत्तरी मालिनी, ठीक है। उत्तरी से उत्तराखंड, माँ से मान्ना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और पी से पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कमोडोर वर्गीस मैथ्यूज ने किस पद पर कार्यभार संभाला है? तो ये आपके नेवल ऑफिसर है, किसमें? केरला के अंदर, नेवल ऑफिसर इन चार्ज केरला, ये ऑप्शन हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने अनंत अंबानी को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं। कौन? अनंत अंबानी। कौन सी कंपनी के? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, RIH के। मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं। कैन, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर नहीं होता। मे बी सस्पेंडेड द विल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा होगी, उसने मना कर दिया कि आज से सस्पेंडेड है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी अगर आपातकालीन कोई स्थिति है ना, जैसे किसी देश ने किसी देश पे हमला कर दिया, तो उस कंडीशन में जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल्स राइट हैं, वो आपके सस्पेंड हो जाते हैं। किसके बिहाफ पे? बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही इसको रूल करता है, ठीक है। तो ये याद रखना। निम्न में से कहाँ जल विद्युत ग्रह है? कहाँ है? कोयना के अंदर है, नवेली के अंदर है, ट्रॉम्बे के अंदर है, और सी ये कोयना के अंदर है। और कोयना कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो ये HF है आपकी, HF, होलिस्टन फ्रीजन, होलिस्टन फ्रीजन है। नेक्स्ट देखो, गाय में संगभरता परीक्षण यानी प्रेगनेंसी टेस्ट किस विधि द्वारा गर्भ में प्रारंभिक काल से किया जाता है? तो ये आपका होता है प्रोजेस्टेरोन द्वारा होता है ये, ठीक है। अल्ट्रासाउंड द्वारा भी होता है, लेकिन इसमें कौन होता है? हार्मोन टेस्ट होते हैं, हार्मोन टेस्ट, ये याद रखना, ठीक है। 75 क्वेश्चन नंबर देखो, निम्न में से कौन सा काकरेल किसका नर है? एक सेकेंड, काकरेल किसका नर है? काकरेल नर किसका है? तो ये आपका मुर्गी का आता है, मुर्गी का हस्बैंड बोल सकते हो, ठीक है। मुर्गी का कौन है? नर। मुर्गी क्या होगी? मादा होगी। और काकरेल क्या नर हो गया, जो कौन हो गया? वो आपका। गाय का क्या हो जाएगा? ऑक्स हो जाएगा, ऑक्स या बोल सकते हैं बुल, यानी सांड, वो क्या हो गया? ये नर ये मादा हो गई और ये नर हो गया, ठीक है। अगर सुअर की अगर बात करें तो सुअर ये तो होगी मेल, और फीमेल की ये फीमेल होगी, और मेल की बात करें तो ये बोर होता है, BOAR, बोर। ये कौन होता है? ये सुअर का हो गया, ठीक है। डॉग्स का बात करें, ठीक है, तो डॉग्स का हो गया रोस्टर, रोस्टर नहीं, डॉग्स का क्या होता है? चलो ठीक है, इतनी याद रखना कि काकरेल किसका होता है? नर। ये चिकन का होता है, चिकन का यानी मुर्गी का होता है, ठीक है। और रोस्टर की बात करें ना, तो रोस्टर अगर कोई मुर्गा पूरी तरह, मुर्गे का बच्चा अगर पूरी तरह बड़ा हो गया, यानी पूरी तरह बड़ा हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको रोस्टर बोला जाता है, ROAST या रोस्टर, ठीक है, उसको रोस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, अस्त होते समय सूर्य के लाल वर्ण का कारण है? क्या कारण है भाई कि अस्त होते ही लाल हो गया? ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, ये होता है इसका रीज़न कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, वो प्रकाश फैल जाता है। नेक्स्ट देखो, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अशुद्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/3 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये 8 महीने लगेगा। कितना? 8 महीने लगेगा। कैसे? देखो, हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ये कितने टाइम में हो रही है? 4 महीने के अंदर हो रही है, 4 महीने के अंदर हो रही है, ठीक है। ये इसने दे रखा है 4 महीने के अंदर अद्रुत यानी हाफ लाइफ किस में हो रही है? 4 महीने के अंदर हो रही है, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह गया? हाफ में से कितना घटाएंगे? हाफ, तो कितना रह गया? हाफ रह गया, नहीं 3/4 में है ना, 3/4 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 3/4, तो 1/3 हो गया, 1/3 रिमेनिंग रह गया, ठीक है। 2 हाफ लाइफ के बाद होता है 2 हाफ लाइफ है, ठीक है। 2 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ कितने में? 4 महीने में, तो 2 हाफ लाइफ कितने हो जाएगी? 8 महीने के अंदर हो जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, क्या हो गया? एग्रीसर्कस हो गया, नोस्टोक हो गया,
और स्प्रिगो गायरा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव यूज्ड इज बायो फर्टिलाइजर के रूप में कौन सा यूज़ होता है? सिर्फ नो स्टॉक होता है, नो स्टॉक ये यूज़ होता है, एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोनार वी यूज़, सोनार का हम उपयोग करते हैं, किस में करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के रूप में, अल्ट्रासोनिक वेव के रूप में। सोनार की फुल फॉर्म याद रखना हमेशा, कौन सी होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, RANGING, रेंजिंग सिस्टम, ठीक है। ये होती है सोनार की फुल फॉर्म। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं सोनार को? समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में कोई चीज़ का पता लगाना तो वहाँ कौन सा यूज़ करते हैं? गहराई में कोई चीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है, उसमें सोनार यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करता है ये सोनार सिस्टम। पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। फॉर्मूला याद रखना, C6 होता है और C11 होता है। इसमें कार्बन 6 होता है और कार्बन 11 होता है, दोनों होते हैं, मिक्स होते हैं ये सारे, इसलिए इसको बोल जाते हैं मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ठीक है। अर्गोटिज्म इज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ, उपभोग से होता है। अर्गोटिज्म होता है ना, वो किसके उपभोग से होता है? किसके उपयोग से होता है? ये सदूषित अन्न से होता है, यानी कंटामिनेटेड, कोई भी अगर खराब कुछ खाना खा लिया तो उसकी वजह से क्या होता है? अर्गोटिज्म होती है ये, ठीक है, उसकी कंजम्पशन से हो जाता है, ठीक है। और कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित जल से कौन सा होता है? टाइफाइड होता है, टाइफाइड हो जाती है इससे, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, यानी कितने ऑप्टिमम साउंड लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, कितनी ध्वनि तक ये सुन सकता है मानव? तो 60 डेसिबल। अच्छा, साउंड की यूनिट कौन सी होती है? डेसिबल होती है, डेसिबल, ठीक है, डेसिबल साउंड की यूनिट होती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मैग्नीशियम किस में यूज़ होता है? आतिशबाजी हो गई, पटाखे हो गए, इसमें होता है, हाँ जी होता है। यूरेनियम का तो पता होगा, ये आपका परमाणु बम वगैरह बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। जिंक गैल्वेनीकरण में यूज़ होता है, हाँ जी होता है। सिल्वर इलेक्ट्रिकल बल्ब में नहीं होता, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा होता है? टंगस्टन होता है, टंगस्टन यूज़ करते हैं। जो अंदर इस टाइप की जो होती है ना बल्ब के अंदर, ये टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है, ये बल्ब बन गया, ठीक है, ये टंगस्टन की होती है, न कि सिल्वर की होती है। सिल्वर के तो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, सिल्वर चांदी की बात हो रही है, ठीक है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन है? ये गाजर हो गई आपकी, गाजर हो गया, सेब हो गया, ये सारे विटामिन से एक होती है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है, रतौंधी, ठीक है। और ऑरेंज अगर किसकी बात करें तो ये आपका संतरा, विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए संतरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किसकी वजह से होता है? ये आपका वेवलेंथ पर निर्धारित होता है कि प्रकाश में कौन सा रंग होता है, ठीक है। जैसे आपकी अगर लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, यानी लंबी वेवलेंथ हो जाती है, जैसे इस टाइप से होगी, लॉन्ग, बिल्कुल लॉन्ग, लंबी वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये कौन सी होती है? ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपकी रेड में होती है, जो रेड होती है, तभी तो रेड कलर बहुत दूर लंबी दूरी से दिखाई दे जाता है। अगर शॉर्टेस्ट की बात करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? तो ये वायलेट की होती है, वायलेट की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप कि जिसकी जितनी लंबी वेवलेंथ उसका उतना ही प्रकाश का मतलब पीक पॉइंट हो जाता है वो। और ये अगर पूछें तो रेड कलर जिसकी लंबी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीतल एक है, पीतल की एक ट्रिक आपको पहले भी बताई है मैंने, पीतल है तो पिताजी से याद रखना, पिताजी। पी से बन गया आपका पीतल, ता से बन गया तांबा, और जी से बन गया जिंक। क्या बन गया? जिंक। और ये 30:70 में होता है, 30 इसका होता है और 70 इसका होता है, तो 30:70 में ये होता है, ठीक है। पिताजी से याद रखना, कॉपर यानी कॉपर, तांबा और जिंक हो गया, तो पिताजी से याद रखना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन किसके द्वारा होता है? जिसका वहन तो ये फीमेल एंड एक्सप्रेस्ड बाय मेल्स होता है, यानी स्त्रियां करती है और जो पुरुषों में प्रकट होता है, हीमोफीलिया इससे होता है, ठीक है। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग किसके? अच्छा, सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है? सीटी स्कैन के अंदर एक्सरेज होती है, क्या होती है? एक्सरेज होती है सीटी स्कैन के अंदर। अगर सीटी स्कैन की फुल फॉर्म हो तो कंप्यूटराइज्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड एक्सियन टोमोग्राफी होती है, टोमोग्राफी ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। और सीटी का सीधा पूछे तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी हो गई, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? ये एक्सरेज का यूज़ करते हैं,
नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे लंबी मछली है कौन सी है? व्हेल होगी, हिल्सा होगी, मार्लिन होगी या स्टोनफिश होगी। तो ये कौन सी होगी? ये आपकी व्हेल शार्क होगी, व्हेल शार्क होगी। इसकी लेंथ की बात करें कि लेंथ अगर कितनी लंबी हो सकती है, तो लगभग 18 मीटर, लगभग 18 मीटर तक लंबी हो सकती है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे थोड़ा हल्का गर्म पानी होता है वहाँ पाई जाती है। फाउंड इन वार्म रीजन, जैसे अटलांटिक महासागर हो गया, पैसिफिक प्रशांत महासागर हो गया, इंडियन ओशियन हो गया यानी हिंद महासागर हो गया। तो ये याद रखना, ठीक है। एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स क्या होते हैं? शुगर्स होती है, शर्करा होती है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये एंजाइम्स होते हैं ना, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये एंजाइम्स जितनी होती है ना ये प्रोटीन्स होते हैं। DRAM का लाभ है, DRM, ठीक है, डायनामिक रीड एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? डायनामिक रीड एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इट इज़ चीपर देन SRAM, चीपर देन SRAM से होती है, हाँ जी, ये उससे क्या होती है? सस्ती होती है SRAM से, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इससे सस्ती होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इथरनेट है ये, ठीक है। इथरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है? कितना होता है ये आपका 6 बाइट का होता है। कितना होता है ये? 6 बाइट्स का होता है। इथरनेट का साइज़ कितना होता है इसका? ऐसे ही है, ETHERNET, इथरनेट। इथरनेट का साइज़ कितना होता है? 6 बाइट्स होता है, 6 बाइट्स होता है। नेक्स्ट देखो, RDBMS की फुल फॉर्म पूछे तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये, मैनेजमेंट सिस्टम, ये DBMS की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो डेटा कहाँ संरक्षित होता है? लिस्ट में होता है, नेटवर्क में होता है, टेबल में होता है, या किस में होता है? ट्रीज में होता है। तो इसमें डेटा कहाँ होता है ना, वो आपका टेबल्स के अंदर होता है। टेबल्स के अंदर क्या होती है? ये तो हो गई आपकी रो, और ये हो गया आपके कॉलम, रो और कॉलम में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 निम्नलिखित में से किस मेन्यू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित होते हैं? किस में होते हैं? ये लेआउट में होते हैं। किस में होते हैं? ये सारे लेआउट में होते हैं। लेआउट भाई उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, मतलब ये आपका हेडर सेक्शन हो गया, ये आपका फूटर सेक्शन हो गया, और यहाँ पे मेन कंटेंट होता है, तो ये आपका लेआउट हो गया, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है वो क्या होती है? सेल होती है। मतलब एक्सेल स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपको ऊपर ही बताया मैंने, ठीक है। ये आपकी एक हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी रो हो गई, इस साइड से क्या हो गई? रो हो गई, और ये ऊपर से नीचे ये क्या हो गए? कॉलम हो गए, कॉलम हो गए। जो ये पर्टिकुलर ये सेक्शन होता है ना जहाँ पे डेटा हम लिखते हैं, वो क्या होता है? ये एक सेल होती है। क्या होता है? ये सेल होता है। तो सेल के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मॉडेम कहा जाता है। किसमें? मॉडेम कहा जाता है। यानी इसकी मॉडेम का फुल फॉर्म क्या आता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये होता है, ठीक है। ये तो सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये सिग्नल्स को आपके जो बाइनरी सिग्नल्स होते हैं ना उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये बाइनरी सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये फ़र्क होता है दोनों में। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जानकारी एकत्रित करता है? उसे मेन इन मिडल को संचालित करता है। कौन करता है ये स्पाईवेयर होता है, यानी जासूस सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? जासूसी सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर जो ही काम करता है, द मिडल को संचालित करता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित इन कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड हम कुछ कंप्यूटर को दे रहे हैं, हाँ जी, तो वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। स्कैनर दे रहे, मतलब उसको QR कोड देंगे तभी तो स्कैन करेगा ना, तो ये दो हो गए। स्कैनर ये भी इनपुट हो गया। माउस से भी तो इनपुट ही देते हैं हम, कोई कमांड देनी है तो माउस से ही देते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर होता है। ये कौन सी डिवाइस हो जाती है? आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाती है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का प्रयोग कर सकता है? मतलब कि एक प्रिंटर तो ऐसा होता है जो एक पेज निकाल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे निकालता है, साथ की अलग अलग बार कमांड देनी पड़ती है। और एक ऐसा प्रिंटर जिसको एक बार कमांड दे दी तो वो दोनों साइड से प्रिंट करेगा, पेज के फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, दोनों साइड प्रिंट करेगा। तो कौन सा कंप्यूटर होता है? वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। जो बड़े बड़े कंप्यूटर आपने देखे होंगे, सॉरी, बड़े बड़े प्रिंटर, ठीक है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कौन करता है? ये मदरबोर्ड करता है। अगर सारी जान अगर कोई कंप्यूटर हो गया, कोई मोबाइल हो गया, उसके है ना, वो सारी मदरबोर्ड के अंदर होती है, जिसके अंदर सारे सर्किट्स होते हैं, हर कमांड यहीं से मिलती है इसको, ठीक है। पूरा सिस्टम इसी से कंट्रोल होता है, मदरबोर्ड से। तो ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो आज हमारा मॉक टेस्ट कौन सा था, मॉक टेस्ट 4th था, ये कौन सा, 4था था, ठीक है। और नेक्स्ट संडे कौन सा, मॉक टेस्ट 5th आएगा, 5th आएगा, ठीक है। टोटल 10 करेंगे इसमें हरियाणा पुलिस के, टोटल 10 मॉक टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर सकते हो आप सिलेक्शन मार्ग को, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके, थैंक यू सो मच।